हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बंगाल में भाजपा के नापना मार्च से पहले हंगामा, बोलपुर रानीगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका, पुलिस से हुई झड़प, संवेदु लॉकेट हिरासत में। तो दोस्तों, ममता सरकार के खिलाफ नाबना मार्च निकाल रहे शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दोस्तों, हिरासत में लेने के दौरान रानीगंज और बोलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिरासत में लिए जाने पर अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। और इधर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को कोलकाता पुलिस ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ही रोककर हिरासत में ले लिया। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने नाबरना घेराबंदी के लिए 3 तरफ से प्लानिंग की थी और हावड़ा रेलवे स्टेशन से सुकांतो मजूमदार, सातरागाछी से शुभेंदु अधिकारी और सौकॉइड से दिलीप घोष को नाबना जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोक लिया और नेताओं की गिरफ्तारी के लिए बंगाल पुलिस ने स्पेशल फोर्स की तैनाती की थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा का यह प्रदर्शन सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है। और प्रदर्शन में भाजपा ने बंगाल में तृणमूल नेताओं के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। वहीं दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के 2 कदावर नेता पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल जेल में है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिसलेरी में हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा ग्रुप, 20,000 करोड़ का है पैकेज। वाटर मार्केट 32% हिस्सेदारी के साथ बिसलेरी मार्केट लीडर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के ठाणे में पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया गया। वहीं दोस्तों, रॉसी के इस आइडिया की काफी हंसी उड़ाई गई, लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान भारत में पानी बेचना पागलपन से कम नहीं था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रॉसी और संतोख ने इसकी परवाह किए बगैर बोतलबंद पानी का उत्पादन शुरू किया। वहीं दोस्तों, उस दौरान भारत की आर्थिक राजधानी में पीने के पानी की गुणवत्ता बहुत खराब थी। ऐसे में दोस्तों, अमीर परिवार और विदेशी पर्यटकों के लिए यह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी खरीद सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े 3 अधिकारियों के हवाले से इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और दोस्तों, यह अधिग्रहण टाटा को एंट्री लेवल, मिड सेगमेंट और प्रीमियम पैकेज्ड वाटर कैटेगरी में पैर जमाने का मौका देगा। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि टाटा को यह रिटेल स्टोर्स, केमिस्ट चैनल्स और इंस्टीट्यूशनल चैनल्स का एक रेडी गो टू मार्केट नेटवर्क भी देगा। वही दोस्तों, बिसलेरी का बल्क वाटर डिलीवरी का भी नेटवर्क है और यह होटल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट में वाटर सप्लाई करता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में लगे 120 दिन, ट्रेन कोच जैसे 60 कंटेनर डिजाइन हुए, शिफ्टिंग में 5 घंटे 200 लोग लगते थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 150 दिन और 3,750 किमी चलने वाली ये यात्रा भी केरल में है। तो दोस्तों, वही राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चल रहे हैं। वही दोस्तों, इस दौरान वे 20 से 22 किमी की दूरी तय करते हैं और यात्रियों में 32 महिलाएं भी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी को सुझाव दिया गया था कि वे थोड़ा बस में और थोड़ा ट्रेन में और फिर पैदल चलते हुए 3,570 किलोमीटर का सफर पूरा करें। पर दोस्तों, राहुल पैदल देश के सबसे बड़े मार्च को पूरा करना चाहते हैं और दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके लिए तपस्या है। राहुल कहते हैं कि वे इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पहले यह तय हुआ था कि यात्रा 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि इसे पहले करना चाहिए और इसके बाद यात्रा 1 महीने पहले शुरू की गई। वही दोस्तों, उसी हिसाब से तैयारियां भी पूरी की गई थी। वही दोस्तों, आपको बता दें के लिए यहाँ रुकने के लिए टेंट की जगह कंटेनर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि टेंट एक से दूसरी जगह शिफ्ट करना मुश्किल होता है और यहाँ काफी महंगा भी है। तो दोस्तों, 60 से ज्यादा कंटेनरों को ट्रेन की 2nd और 3rd क्लास ऐसी बोगी की तरह डेवलप किया गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि यात्रा का पूरा खर्च पार्टी फंड से उठाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीबीआई का जम्मू कश्मीर में 33 जगहों पर छापा, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में चल रही है तलाशी।
तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर एसएसबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर के ठिकानों सहित 33 जगहों पर छापा मारा है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर अशोक कुमार के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। वही दोस्तों इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर हरियाणा में करनाल, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, गुजरात में गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और कर्नाटक में बेंगलुरु में छापे जारी है। और दोस्तों जांच के सिलसिले में सीबीआई की तलाशी का यह दूसरा दौर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एसआई एग्जाम का इसी साल 4 जून को रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। T20 सीरीज के लिए आज भारत पहुंचेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। 16 सितंबर को मोहाली में होगी टीम इंडिया। 20 सितंबर से T20 सीरीज की शुरुआत। तो दोस्तों टीम इंडिया को घर में 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि पहला मैच 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। वही दोस्तों दूसरा मैच 23 सितंबर को नागपुर में और तीसरा T20 मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाना है। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय माहौल में ढलने के लिए बुधवार को भारत पहुंच जाएगी और दोस्तों प्रैक्टिस शुरू करेगी। वही दोस्तों भारतीय टीम 16 सितंबर को मोहाली में एकत्रित होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप से बाहर रहे जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल T20 वर्ल्ड कप के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के लिए वापसी हुई है। और दोस्तों वही T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल अर्शदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर रहेंगे और दोस्तों वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। जबकि दोस्तों भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के दौरान एनसीए में फिटनेस पर काम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज सोने में गिरावट और चांदी में बम्पर तेजी। तो दोस्तों सोना गिरकर 50,566 पर पहुंचा, चांदी 56,700 के पार निकली। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। और IPGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 297 रुपए सस्ता होकर 50,566 पर पहुंच गया है। वही दोस्तों चांदी 839 रुपए महंगी होकर 56,776 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1724.87 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 19.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2023 होगा बाजरा वर्ष, भारत इसके प्रोडक्शन में सबसे आगे। अफ्रीका से भारत पहुंचा बाजरा, जवार, रागी, मौर्य राजवंश की ताकत बना यह अनाज। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अगस्त 2022 में मन की बात कार्यक्रम में 1 से 30 सितंबर तक न्यूट्रिशन मंथ बताया और कहा था कि बाजरा पैदा करने में भारत दुनिया में सबसे आगे है और सभी भारतीयों को इसे खाना चाहिए और यही अनाज कुपोषण से लड़ने के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को इसका प्रस्तावेज भेजा था। और दोस्तों बाजरा जैसा स्मार्ट फूड अपने आप में कंप्लीट मील है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरा भारत में उगता है, जिसकी 85% पैदावार अकेले राजस्थान में होती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाजरा सबसे पहले अफ्रीका में ही उगाया जाता था और अफ्रीका के कुछ इलाकों की जलवायु की कमोबेश राजस्थान की तरह ही है, वहीं से इसे भारत लाया गया और कर्नाटक के हलूर में हुई खुदाई के दौरान इसकी खेती के सबूत मिले थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को इसका प्रस्तावेज भेजा था। और दोस्तों आपको बता दें कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। श्रीनाथ जी धाम से होगा 5G सेवा का शुभारंभ, होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ मुकेश अंबानी ने दरबार में लगाई हाजिरी। तो दोस्तों देश में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन राजस्थान स्थित नाथ द्वार के श्रीनाथ जी मंदिर से होगा। तो दोस्तों इसकी जानकारी मंदिर से जुड़े सूत्रों से मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और दोस्तों उन्होंने आराध्य देव श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तो दोस्तों इस दौरान मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों के साथ उन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की।
वही दोस्तों आपको बता दें कि अंबानी ने बाबा से 5G इंटरनेट सेवा की लॉन्चिंग को लेकर अनौपचारिक बातचीत की और दोस्तों चर्चा के दौरान अंबानी ने देश में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ श्रीनाथ जी के दरबार से करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि दोस्तों इस बात का आधिकारिक तौर पर किसी तरह की घोषणा नहीं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंबानी परिवार के भगवान श्रीनाथ जी में गहरी आस्था है और वे यहाँ आते रहते हैं। और दोस्तों 5 साल पहले मुकेश अंबानी बिना सूचना के अचानक आ गए थे और दोस्तों घर में शुभ अवसरों पर भगवान के दर पर माथा टेकने भी अंबानी परिवार आता रहता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आर्टिकल 370 पर भिड़े कश्मीर के 2 पूर्व सीएम। महबूबा बोली 370 की वापसी होगी। आजाद ने कहा था आर्टिकल बहाली के सपने ना देखे। तो दोस्तों आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व सीएम में जुबानी जंग हो गई है। तो दोस्तों कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा था कि कश्मीरियों को आर्टिकल 370 की बहाली के सपने नहीं देखने चाहिए। और इस पर पलटवार करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा हमारी सोच सकारात्मक है और आर्टिकल 370 को बहुत ही जल्द बहाल किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 पर आजाद की राय निजी राय है और दोस्तों उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि इसने इसे और जटिल बना दिया। और जब यह दुविधा थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते तब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद खान और सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे जीते भी। वही दोस्तों इसी तरह हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और भाजपा की ओर से की गई ज्यादतियों को खत्म करेंगे। हमारी सोच सकारात्मक है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। वही लद्दाख को भी यूटी का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शाह से बोली महिला डेयरी है तो बच्चा MBA कर रहा। गृह मंत्री ने कहा चप्पल पहने महिला को 1.10 करोड़ का चेक दे चुका हूँ। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सोमवार को वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों पीएम मोदी ने कहा पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुओं का नुकसान हुआ है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है और भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रुसोलिस की वैक्सीन लगाएंगे और हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि शाम के सत्र में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और उनके साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पशुपालन मंत्री भी मौजूद रहे। तो दोस्तों शाह ने कहा मैंने हवाई चप्पल पहने हुए महिला को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक अपने हाथ से दिया था और यह सब सहकारिता से संभव हुआ। मैंने उसे पूछा कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों महिला ने कहा कि डेयरी ना होती तो आज खेत में मजदूरी कर रहे होते और डेयरी है तो बच्चा आज MBA कर रहा है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।